हमारा जैसे कहना है कि टेंथ जो है बाबू, टेंथ क्लास जो है तुम्हारा, टेंथ क्लास तुम लोग जो है अब नाइन्थ से, हालांकि भले स्कूल के अनुसार अभी नाइन्थ में ही है, लेकिन ट्यूशन कोचिंग के अनुसार अब तुम लोग कौन सा क्लास में चल गया बुआ? टेंथ में। और टेंथ क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टेंथ क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे, नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है ना, 9, 10, तो 9 तक जो तुम्हारा जो एग्जाम हुआ है वो स्कूल कंडक्ट कराया है। कौन कराया है? स्कूल कंडक्ट कराया है। उसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत आता था, वो कोई टाइट एग्जाम नहीं होता था, अगर होता भी था तो अगर हम फेल भी हो जाते थे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट नहीं तुम्हारे पास कि 7 में कितना मार्क्स लाए, 8 में कितना मार्क्स लाए, मतलब मिलता है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम नहीं है। लेकिन सरकार के अनुसार टेंथ तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? बोर्ड एग्जाम है। इसका एग्जाम स्कूल तुम्हारा कंडक्ट नहीं कराता, तो कौन सा एक बोर्ड कराता है, जैसे हम लोग बिहार बोर्ड के हैं, तो कौन कंडक्ट कराएगा? बिहार बोर्ड वाले, एक संस्था है ना। तो बिहार बोर्ड वाले एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, क्वेश्चन पेपर वही सेट करते हैं, लास्ट फाइनल एग्जाम कहां पर पेपर, कहां पर सेंटर देना, वही सब सेलेक्ट करते हैं। तो इससे थोड़ा सा बच्चों में प्रेशर आ जाता है और इसका सर्टिफिकेट मिलता है, और यही सर्टिफिकेट का डिमांड हर एक जगह है। चाहे तुमको किसी भी जॉब करना, कुछ भी करना है, कुछ भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बना, और बहुत अदर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, तो जो भी काम करना है तो टेंथ का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? और टेंथ का सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? जब मन से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छा नंबर आएगा तो खुशी होगा। तो थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा डर आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम आ गया है, इसलिए बोलते तुम लोग को अब जो बदमाशी किया जो किया, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ना तुम लोगों को? मन से पढ़ना, जी जान लगा के पढ़ना, ठीक है। टेंथ क्लास का तुम्हारा एग्जाम जो है कौन कंडक्ट कराएगा? हाँ, बिहार बोर्ड। उसके बाद देखो कुछ मोटिवेशन यहाँ से स्टार्ट है। मोटिवेशन क्या है कि आज है ना मुश्किल है, आज क्या है? मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, है ना। भविष्य जरूर क्या होगा? बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है, कल क्या होगा? बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना तुम लोग, भविष्य क्या होगा? बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए, है ना, आज तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। सोचेगा आज हम मेहनत नहीं करें और हमारा भविष्य, भविष्य मतलब समझती है ना तुम लोग, आने वाला हमारा, हाँ, तो वो बेहतर हो जाए तो होगा ऐसा? तुम लोग आज सोए रहेगा, खेलते कूदते रहेगा और सोचेगा तुम्हारा भविष्य बढ़िया हो जाए, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसका दूसरा थोड़ा सा और एक और मोटिवेशन क्या है? दूसरा मोटिवेशन तुम्हारा है क्या? कल के लिए है ना, सबसे अच्छी तैयारी क्या है? तैयारी यही है कि आज क्या करें? अच्छा करें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी क्या है? कि आज हम क्या करें? अच्छा करें। क्या बात समझ में आ रहा है इतना? ये सब अब हमारा तीसरा पेज देखना। तीसरा तो तुम्हारा क्लास का नाम ही हुआ कौटिल्य मैथमेटिक्स। क्लास का नाम, कितना बच्चा जो है ना क्लास का नाम अच्छा से नहीं ले पाता मेरा, कौटिल्य का कुछ और बोल देता है, ठीक है। ले कौटिल्य, तो थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए इसका भी नाम हम ला दिए कि कौटिल्य। कौटिल्य भी नहीं होता है, कौटिल्य। क्या होता है? कौटिल्य। कौटिल्य नहीं, कौटिल्य मैथमेटिक्स। क्या बोलेगी? कौटिल्य मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या है कि न्यू सेशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th, है ना, न्यू बैच। जो न्यू सेशन है, तुम लोग का सेशन अगर कोई पूछेगा तो सेशन क्या बोलेगी? तुम लोग को जो सेशन पूछेगा तो सेशन क्या बोलेगी? तुम लोग का सेशन क्या है, मतलब कहां से कौन से एग्जाम है? तो तुम लोग का 24 से 25 है। तुम लोग का सेशन कितना हुआ? 24 से 25 है। कहने का मतलब 2024 में तुम लोग 10th में जाएगी और 25 में क्या करेगी? एग्जाम देगी। तो तुम लोग 24 से 25 पढ़ेगी, 24 में 10th में जाएगी और 25 में क्या देगी? एग्जाम। तो तुम लोग का सेशन 24 से कितना हो गया? 25। अब तुम लोग का डेली यहाँ का रूटीन क्या है तो समझना। डेज मतलब दिन हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और 60 मिनट का क्लास चलेगा, जिसमें तुम्हारा 10 मिनट हम लेट स्टार्ट रोज करेंगे, यानी कहने का मतलब 8-10 में क्लास स्टार्ट करेंगे, 10 में लास्ट 10 में कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 से पहले तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मंडे को कौन सा सब्जेक्ट चलेगा बाबू? मैथ। उसका दूसरी प्रकार ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या चलेगा? मैथ ही चलेगा। मतलब 3 दिन लगातार क्या होगा? मैथ होगा। और अभी जो भी क्लासेस हम लेंगे तुम लोग को 10 दिन तक, 10 से 15 दिन तक एकदम बेसिक चीजों को बताएंगे मैथ में। बाकी साइंस में जो चल रहा है वो चलाएंगे, साइंस को से कोई दिक्कत नहीं, साइंस चलेगा। लेकिन मैथ में क्या चलेगा? बेसिक चीज चलेगा। जैसे तुम लोग को बच्चा जैसा होता है बहुत मैथ में कमजोर होता है,
और मैथ से बहुत बच्चा को डर बढ़ता था। हम पहले बेसिक चीजों को पहले क्लियर कराएंगे 10 से 15 दिन, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा क्लास होगा, फिर तुम्हारा वेडनेसडे के बाद थर्सडे को क्या हो जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स मतलब भौतिकी, फिजिक्स को क्या बोलते हैं हम, भौतिकी। और फ्राइडे को क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। सैटरडे और संडे को क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना, सैटरडे संडे को हो जाएगा बायोलॉजी और टेस्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि सैटरडे संडे को या तो बायोलॉजी का पढ़ाई होगा या तो टेस्ट होगा। और नहीं तो अगर बायोलॉजी का देखेंगे टेस्ट छोटा है एकदम, 15 को ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें क्या रहेगा, तुम लोग को 15 को जब ऑब्जेक्टिव है तो तुम लोगों को 30 मिनट का बायोलॉजी चलेगा और 30 मिनट का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। ऐसे होगा, ठीक है। 30 मिनट बायोलॉजी पढ़ा देंगे, 30 मिनट टेस्ट ले लेंगे। बच गया केमिस्ट्री। तो देखो बाबू, हमारा साइंस 3 भागों में बटा होता है। साइंस कितने भागों में बटा होता है, अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस देखो 3 भागों में बटा हुआ है। साइंस जो है हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है तुम्हारा फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं भौतिकी, दूसरा है तुम्हारा केमिस्ट्री और तीसरा है तुम्हारा बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिकी, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, बायोलॉजी को जीव विज्ञान। देखो यहाँ पर फिजिक्स का बुक का भी बैनर पोस्टर लगा दिए हम, और यहाँ केमिस्ट्री का भी लगा हुआ और यहाँ जीव विज्ञान का भी लगा हुआ। तो मतलब साइंस में तुमको 3 चीज पढ़ना, जो कि तुमको 9th में पता ही होगा। नया कोई चीज है ना, 8 से 9th में आता तब लगता है कि नया है, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हमको 3 चीज पढ़ना था, 3 सब्जेक्ट इधर, 1 सब्जेक्ट मैथ। टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट। हमको सप्ताह में 7 ही दिन होता था। किसी एक चीज को पहले साइड रख के हमको पढ़ना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रहा था। अभी हम किसको साइड रखे हुआ, केमिस्ट्री को। अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स और क्या पढ़ेंगे हम, बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस हम लोग का क्या है, कितना नंबर का हमको पढ़ना पड़ता है 10th में, ठीक है। हमको 10th में कितना नंबर का पढ़ना पड़ता है। तो देखो पहला सब्जेक्ट है तुम्हारा मैथ, क्या है, मैथ। मैथ को बोलते हैं हम गणित। और ये कितना नंबर का पढ़ना पड़ेगा तुमको, 100 अंक का। ये कौन पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे, है ना। मैथ का हम खुद पढ़ाएंगे। दूसरा में क्या तुम्हारा साइंस, साइंस को बोलते हैं विज्ञान। 80 अंक का तुम्हारा हम पढ़ाएंगे। कितना अंक का, 80 अंक का। और जो 20 अंक होगा ना बाबू, प्रैक्टिकल होता है, स्कूल देता है। कौन देता है तुमको, स्कूल। मतलब 20 नंबर लास्ट में तुमको एक प्रैक्टिकल सीट जमा करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अपने स्कूल में। और उसी स्कूल में तुम्हारे प्रैक्टिकल के अनुसार टीचर जो भी होंगे 19 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर देंगे, ठीक है। तो 20 नंबर तुमको स्कूल से मिलेगा, ये बोर्ड नहीं देगा। और बोर्ड कितना नंबर का साइंस में एग्जाम लेगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ तुम लोग कितना नंबर का पढ़ाई करेगी, 180। 100 मैथ का और 80 इधर, टोटल हम कितना नंबर पढ़ाएंगे बाबू, 180 नंबर के लिए हमारे पास तुम लोग 1 साल मेहनत करेगी। कितना साल, 1 साल मेहनत करेगी 180 नंबर के लिए हमारे पास तुम लोग। बात समझ में आया, कितना नंबर के लिए। उसके बाद जो अदर टीचर, आर्ट्स वाली टीचर के पास जहां भी तुम लोग जाती है, ठीक है, जहां भी जाती है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आर्ट्स टीचर के पास जाती है ना, वहां होता है देखो सोशल साइंस होता है, इसे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान भी वहां 80 नंबर के ही होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी वहां पर कितना नंबर का पढ़ाएंगे टीचर जो भी होंगे सब तुम्हारे, 80 नंबर का। और 20 नंबर का जो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल देगा। मतलब स्कूल तुमको 20 और 20 कितना नंबर दे सकता है, 40 नंबर। अगर अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल बनाई और टीचर अच्छे हुए, चेक किए कॉपी, तो बात समझ में आ रहा है। मतलब 40 नंबर तुमको स्कूल से मिलेगा, ठीक। उसके बाद हिंदी, तो हिंदी जो होता है बाबू वो 100 अंक का होता है। ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी बहुत आसान होता है और स्कोर करने वाला चैप्टर होता है, ठीक है। संस्कृत भी कितना नंबर का, संस्कृत को संस्कृत बोलते हैं 100 नंबर का, है ना। अगर हिंदू है तो संस्कृत पढ़ेंगे। और कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो मुस्लिम होते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश कितना नंबर का बाबू, इंग्लिश भी 100 नंबर का। कितना नंबर का, 100 नंबर का। लेकिन इंग्लिश 100 नंबर का है, लेकिन क्लास 10th में बिहार बोर्ड का क्या मानना है कि इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ते हैं, इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एग्जाम में, यहाँ देखो बोला गया कि एग्जाम में नंबर नहीं जुड़ता है, फिर भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ेगा बाबू तो आगे चलकर तुम्हारा 11th और 12th इंग्लिश कमजोर हो जाएगा। 11th और 12th तुम्हारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। और जब इंग्लिश कमजोर है तो 11th 12th समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा। और आने वाले, और दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं जिसमें पूछेगा 10th में 50% है तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और तुम्हारा 50% रहेगा ही नहीं, जब नहीं पड़ेगा तो फिर फॉर्म में नहीं फिलअप कर सकता, तुम तो पहले ही आउट हो गया ना फॉर्म भरने से पहले। तो फिर तुम कर सकता है कभी कुछ। ये डिग्री एक ही बार लेगा कि हर एक साल लेगा, एक ही बार जो लेगा, फिर दिक्कत होगा ना तुम लोगों को। इसलिए ध्यान रखना, इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है, फिर भी तुम लोगों को क्या करना है, इंग्लिश
पढ़ना, जहां मन करे, जो टीचर के पास मन करे, क्या करना तुमको, पढ़ना है। बात समझ में आया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आर्ट्स वाले टीचर की बात करें तो आर्ट्स वाले टीचर के पास तुम लोग कितना नंबर का पढ़ाई करेगी, है ना। तो देखो यहां पर 80 नंबर का इधर, 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का संस्कृत, तो 100 और 100 कितना, 280 नंबर का पढ़ाई करेगी आर्ट्स वाले टीचर के पास। कितना बाबू, 280 नंबर का पढ़ाई करेगी, ठीक है। अब ये इंग्लिश से नेसेसरी नहीं जुड़ता, इसको हम नहीं उसको रखे हैं, टोटल ऐसे जोड़े तो एक टोटल 6 सब्जेक्ट है, टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 600। कितना नंबर हो जाएगा बाबू, 600 नंबर हो जाएगा। लेकिन बताए ना कि इंग्लिश को साइड रख दिया गया, इसलिए अगर साइड रखे तो एक सब्जेक्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500। मतलब तुमको 500 में तुमको क्या करना है, 500 में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। हालांकि उसका भी नंबर दिखाएगा बलग में, लेकिन उसको पूरा में जोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 500 में तुम्हारा अगर 300 चला आता तो तुम कौन सा डिवीजन हो जाएगी, 300 पर फर्स्ट डिवीजन आता, 300 होता है 60%, कितना परसेंट, 60%। तो क्या तुम लोग 300 नंबर नहीं ला सकते अगर मन से पढ़ेगी हल्का फल्का भी तो, अरे हल्का फल्का भी पढ़ेगी ना तो तुम लोग 300 नंबर ला सकती है। और अगर मन से पढ़ ली तो 400 से, आजकल तो नंबर से काटने वाला कोई है नहीं। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे नंबर मायने रखते नहीं बाबू, अब आज के समय में नंबर मायने रखेगा, ठीक है, नंबर मायने रखेगा। नंबर नहीं रहेगा तुम्हारा तो आने वाले टाइम में तुम सब देखो कि बेरोजगारी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बेरोजगारी मतलब लोगों को रोजगार सही तरीके से नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं, नौकरी का मांग कर रहे हैं। तो सरकार नौकरी लिमिटेड दे सकता है, अनलिमिटेड को थोड़े ना दे सकता। अब यहाँ जनसंख्या अरबों खरबों में, अरबों में है क्या, एक लगभग 131 करोड़ आसपास होगा या ज्यादा, 133 हो गया होगा, है ना। अब सोचो कि उतना और उतना सबको जॉब दे सकता है सरकार, संभव ही नहीं है। तो सरकार क्या करेगा, लोगों को पहले तो, जैसे पहले क्या लोग, तुम लोग सुना होगा, दादी नानी जो भी बताते होंगे कि पहले तो पकड़ पकड़ जॉब करने के लिए ले जाया करता था, क्या फिर भी हम नहीं जाते थे। तो पहले उतना डिमांड नहीं था, लेकिन अब डिमांड बढ़ा तब ले जाता। अब लोग उसके पीछे भागता है, 5 साल मेहनत करता है, 10 साल मेहनत करता है, तब जाकर एक सरकारी जॉब लगता है। तो मेहनत का कंपटीशन हो गया। अब सरकार क्या करेगा, कितना अब जी जान लाख मेहनत करता है, अब सरकार क्या करेगा कि नंबर बेसिस पर पहले छाट देगा कि इतना नंबर रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो तुम तो मेहनत करने से पहले छट गया, तो मेहनत करेगा फिर, इसलिए नंबर भी मायने, आज के आने वाले समय में नंबर भी मायने रखेगा। इसलिए मन से क्या करना है, बोर्ड वाले एग्जाम को मन से पढ़ना, ठीक। उसके बाद तो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस। क्या इतना बात समझ में आया तुम लोगों को, टोटल कितना नंबर का पढ़ाई होता है, 600, जिसमें से इंग्लिश जुड़ता नहीं, फिर भी तुम लोगों को पढ़ना है। तो टोटल 500 नंबर हो गया, 500 में 300 फर्स्ट डिवीजन, हम 180 नंबर पढ़ाएंगे, आर्ट्स वाले टीचर 280 नंबर पढ़ाएंगे। पहले क्या होते थे बाबू, मैथ और साइंस अलग टीचर पढ़ाते थे, सोशल साइंस वगैरह, सोशल साइंस अलग टीचर पढ़ाते, हिंदी संस्कृत अलग पढ़ाते थे, पहले ऐसे होते थे, हिंदी संस्कृत का अलग टीचर होते थे। लेकिन अब जो है बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, इसलिए आर्ट्स वाला टीचर सारा जिम्मेदारी क्या कर ले, इसका उठा लिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। हम जब पढ़े थे तो हिंदी संस्कृत अलग टीचर के पास पढ़े थे हम, ठीक है, आर्ट्स अलग पढ़े थे, मैथ साइंस अलग पढ़े थे, 3 क्लास किए थे हम, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया। चलो उसके बाद तुम्हारा ये तो तुम लोग को बता दिया कि साइंस को कितने भागों बांटा गया है, 3। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते, तुम लोग का सिलेबस क्या क्या है बाबू। तो यहाँ पर समझो सबसे पहले क्या है तुम्हारा, फिजिक्स है। फिजिक्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। तुम लोग को सिलेबस देखो दे दिया, सबको सिलेबस मिला है कि नहीं मिला है, तुम दोनों को नहीं मिला बाबू, सिलेबस ले लो तुम दोनों। जहां पाती इसको क्या कर देना है, चिपका लेना है, ताकि जब भी देखे तो हमको याद आए इतना चैप्टर पढ़ना, इतना पढ़े, इतना और पढ़ना है। लो ये मैथ वाला है और उधर साइंस वाला था सब कुछ। चलो इतना बात समझ में आया, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल अध्याय अगर हम बात करें फिजिक्स में तो कितने हैं बाबू, 6 है। कुल अध्याय कितने हैं फिजिक्स में, 6 अध्याय है। टोटल 6 चैप्टर पढ़ना तुमको फिजिक्स में, कितने चैप्टर, 6 चैप्टर पढ़ना। उसमें तुमको ये प्रकाशन कौन सा बुक कौन सा पढ़ना है, भारतीय भवन। कौन सा भवन, भारतीय भवन प्रकाशन का बुक है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में है ना कोई नहीं पढ़ाते हैं, और भारतीय भवन बेस्ट बुक माना जाता है साइंस में, ठीक है। इसलिए भारतीय भवन से फॉलो करेंगे हम लोग। पहले चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर क्या बाबू, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तीसरा में मानव नेत्र, वायुमंडलीय बर्तन, वर्ण विक्षेपन। 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है। मानव नेत्र अपने आंख के बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय बर्तन के बारे में पढ़ना है और वर्ण विक्षेपन के बारे में पढ़ना है। इसी को ह्यूमन आई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और क्या हो जाएगा कैरेक्टर डिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? चलो चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है कि हम लोग घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इसके बारे में बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। हालांकि डिटेल जाएंगे तो बहुत ज्यादा अंदर चल जाएंगे, इसलिए रहने देते हैं। अच्छा पांचवा में क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत जो होता है ना चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो क्यों करता है, क्यों नहीं, मतलब क्यों करता है उसका रीजन जानेंगे। ठीक है, इसमें एक और चैप्टर तुम्हारा लास्ट में है, क्या है, ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर हमको पढ़ना है? टोटल 6 चैप्टर पढ़ना। 6 चैप्टर का नाम यहाँ पर भी दिख रहा है तुमको और वहां पर भी लिखा हुआ होगा तुम्हारा सीट पर भी। दूसरा हमारा आ जाता है विज्ञान का ही दूसरा, केमिस्ट्री से रसायन शास्त्र का आता है। इसमें भी कुल कितने चैप्टर हैं? 6, यानी भारतीय भवन प्रकाशन का बुक है। ठीक है, इसमें भी 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर बाबू? 6 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दूसरे चैप्टर है क्या? अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। सबके बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे नींबू वगैरह खट्टा होता है उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। नीम का दातुन कड़वा होता है, क्या पाया जाता है? भस्म पाया जाता है। इस सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में, जैसे क्लास 9th में ही पढ़े थे, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर चौथा बाबू कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और, है ना, उसके यौगिक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी जो पीरियोडिक टेबल जैसे तुम लोग को वहां पर जो दिख रहा है ना, वो पीरियोडिक क्या है? टेबल। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्वों को सरियाया गया है, सजाया गया है, ताकि उसका अध्ययन हम अच्छे से क्या कर सके। अन्यथा हमको अगर नहीं सजाया होता ना तो हमको अध्ययन कर ही नहीं पाते। उतना सारा तत्व का ज्ञान हम लोग रखते ब्रेन में, है ना, दिक्कत होता, कर तो लेते लेकिन दिक्कत होता है। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, हाँ अगला लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो ये टोटल हो गया, केमिस्ट्री में भी 6 और फिजिक्स में भी 6 चैप्टर हो गया। अब तुम्हारा कौन सा आएगा बाबू? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, है ना, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 8। इसका भी प्रकाशन कौन सा चलेगा? भारतीय भवन। पहले चैप्टर कौन सा है? जैव प्रक्रम। देखो ये जो जैव प्रक्रम है ना बाबू, एक यूनिट है। क्या है? चीजों को समझना, ठीक है, ध्यान से समझना बाबू। जो जैव प्रक्रम है ना बाबू, क्या है? एक यूनिट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवन जीने के लिए जो जो सारी क्रियाएं हमको करनी पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो पहला है पोषण, है ना। तो पोषण मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। तो पता हम लोग को भोजन ग्रहण करना जरूरी है, हाँ, इसी को इंग्लिश बोलेंगे लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन। दूसरा में इसी जैव प्रक्रम का आता है हिस्सा कौन? श्वसन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को दिक्कत? अच्छा, श्वसन लेना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है। तीसरा होता है तुम्हारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चौथा परिवहन मतलब क्या होता है? हमारा ब्लड एक भाग से दूसरे भागों में, है ना, हमारा ब्लड बहुत सारे चीजों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो क्या कहा जाएगा? परिवहन। फिर चौथा में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे हम? एक्सक्रीशन। अपने हम जब हमसे कुछ खाना खाते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में गंदा पदार्थ बनता है, उसको समय समय पर शरीर से क्या करना होता है? बाहर निकालना पड़ता है। उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। पांचवा है नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आगे इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि हम लोग का जो है ना बॉडी को कंट्रोल कोई करता है कि कितना लंबाई बढ़ना चाहिए, कितना नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे चीज पढ़ेंगे हम, किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसी में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। अपने ब्रेन कितने भागों में बटा वगैरह वगैरह। फिर छठा में जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन, है ना, अपने से संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और यही चैप्टर पढ़ेंगे 6ठे नंबर चैप्टर में। हालांकि पुराने बैच में भी यही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो अच्छा
उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद है अनुवांशिकता तथा जैव विकास, है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो अनुवांशिकता तथा जैव विकास में हम थोड़ा सा चीजों बताते हैं कि क्या पढ़ने वाला है इसमें। पढ़ने वाले से मान लो मेल का, है ना, कौन सा गुणसूत्र होगा, फीमेल का कौन होगा, तो लड़का का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, ऐसे कर बहुत सारे टॉपिक्स में हमको पढ़ना है। फिर हमारा है हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट, ये हमारा 8 टॉपिक था किसमें? बायो में। अच्छा, इसमें जैव प्रक्रम में 4 ही मुख्य रूप से आएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, है ना। इस चारों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बाकी इधर के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से ही आते हैं। टोटल कितना चैप्टर होंगे साइंस में? 6 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री, 8 ये था, 6 6 12, 6 18, 2 20। फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ना हमको? 20 चैप्टर पढ़ना। कोई दिक्कत? मतलब टोटल, हाँ, साइंस में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैथ। क्या आता है? मैथ यानी गणित। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सिंपल चैप्टर है, लासा मासा सीखेंगे इसमें हम, लेकिन थोड़ा सा तरीका क्या होगा? अलग होगा, एक अलग विधि होगा जिसे बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। दूसरा है बहुपद, जो कि तुम लोग 9th में भी पढ़ी, ये दोनों चैप्टर 9th में भी पढ़ी ना बुआ? हाँ। तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बस इसमें लग गया युग्म, उसमें युग्म नहीं था, 9th में युग्म नहीं था, लेकिन इसमें क्या लग गया? युग्म। युग्म को बोलते हैं पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बताओ अभी तीनों चैप्टर जो लगातार आया, हम 9th में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण तो नहीं चैप्टर था उसमें, लेकिन द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हम पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जाने हैं और एक्स्ट्रा हम बताए थे तुम लोग, है ना। तो अगला चैप्टर चौथा क्या? द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है। 5वां चैप्टर क्या? समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एपी भी प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एपी बोलते हैं इसको। बात समझ में आया? उसके बाद है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। उसके बाद है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, ये मोस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बुगाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है 10th के मैथ में। हाँ, और यही चैप्टर जो है ना आगे चलकर 11th में, ये चैप्टर कब आगे चलकर 11th में अपना पैर पसारा है धीरे धीरे, है ना। 11th क्लास में क्या किया है? एक्सपैंड हुआ है अपना, हाँ, पैर पसारा, धीरे धीरे बड़ा हो गया है। ट्राइगोनोमेट्री का स्टार्ट मुख्य रूप से कहां से हुआ है? तो 10th से हुआ है। 11th में अपना पैर पसारेगा, 12th में पूरा पैर पसार देगा। ट्राइगोनोमेट्री अगर तुमको रहेगा, बनेगा, तब तुम्हारा 11th और 12th एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है। 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस का एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये सब इसी पर बेस्ड है। ठीक है। उसके बाद क्या है? 9th में क्या है? 9th में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का एक और नाम है, क्या नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी, और दूरी, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई को हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। 10वां चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल, इसके बारे में हम पढ़े थे हम लोग। ठीक है। 11वां चैप्टर में रचना यानी कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीजों को फिगर कैसे बनाया जाता है। 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और 13वां में क्या? हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल, और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। आयतन में क्या होता है बाबू कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, और क्षेत्रफल में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। तो बताओ फर्श का आयतन होगा या क्षेत्रफल होगा? फर्श का क्षेत्रफल होगा, फर्श है तो ये लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन इस हॉल का पूछेंगे तो क्या बताएगी? आयतन, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसका आयतन निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद तुम्हारा 14 चैप्टर है, क्या चौथा? क्या? सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, ये भी पढ़े थे हम लोग। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी तुम्हारा ना बाबू, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उस चैप्टर नंबर जो 15 है तुम्हारा, है ना, ये पीछा तुम्हारा कभी नहीं छोड़ेगा। 9th जो पकड़ा तुम लोग कहा था, 9th में है, 10th में है,
11th में है और 12th में। ये तुम्हारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ध्यान रखना है, चैप्टर तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये था तुम्हारा सिलेबस।